मंत्री नंदगोपाल नंदी ने अखिलेश यादव पर करारा प्रहार किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब अखिलेश सरकार थी तब नौकरी के नाम पर 5 से लेकर 15 लाख रुपए तक की वसूली की गई। नंदी बीजेपी उम्मीदवार कुसुम दुबे के समर्थन में एक सभा को संबोधित कर रहे थे। नंदी ने आरोप लगाया कि चाहे यादव रहा हो या फिर किसी और जाति का, हर किसी से वसूली की गई है, लेकिन बीजेपी की सरकार में 5 लाख लोगों को नौकरी दी गई है। मजाल है कोई कह दे कि हमें पैसा लगा है। समाजवादी पार्टी की सरकार में जब नौकरी आती थी तो जो यादव था उससे भी पैसा दिया जाता था कि भाई यादव है तो 5 लाख लेंगे, चलो इटावा सफाई वाला है तो उसको नहीं लेंगे, लेकिन गैर जनपद का अगर यादव है तो उससे भी 5 लाख लेंगे, और दूसरा है तो 10 लाख और दूसरा है तो 15 लाख। चाहे पुलिस की नौकरी आए, चाहे वीडियो की नौकरी आए और चाहे देखभाल की नौकरी आए, पैसा लगता था। बसपा की सरकार में भी जो दलित था उससे डिस्काउंट था, लेकिन जो बैकवर्ड था उससे 10 लाख और जो फॉरवर्ड था उससे 15 लाख। निकाय चुनाव के दूसरे चरण में अब पाकिस्तान की एंट्री हो गई है, जहां पहले चरण में विकास, कानून व्यवस्था और स्मार्ट सिटी के नाम पर वोट मांगे जा रहे थे। वहीं अब भारत वर्सेस पाकिस्तान और हिंदू बनाम मुस्लिम के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं कैसे लोकल चुनाव में इंटरनेशनल मुद्दा अब हावी हो गया है। निकाय के रण में वादों की झड़ी है, दावों की फुलझड़ी है और जाति धर्म के नाम पर वोट कब जाने की घड़ी है। कुछ नेता जब चुनावी जनसभा में बयान देते हैं तो पाकिस्तान तक पहुंच जाते हैं और निकाय चुनाव में विवादित बयान से भी नहीं चूकते। अब जरा इन्हें देखिए। नाम है अमित राणा, जो बीजेपी के चेयरमैन रह चुके हैं, और इन्होंने बागपत में बयान देते हुए कहा, बड़ौत नगर पालिका का चुनाव हिंदुस्तान पाकिस्तान का चुनाव है। अब आपको तय करना है कि घंटा शिव चौक पर बजेगा या मस्जिद में अल्लाहू अकबर होगी। माननीय मंत्री जी के करते मैं तो आपसे सीधे यकीन करूंगा कि सीधा चुनाव भारत और पाकिस्तान का चुनाव है। आप लोगों को तय करना कि अपनी दुकान के बाद उनको ठेली लगानी या लोगों का सुशासन करना। 11 तारीख में आपको लोग तय करना कि घंटा सीटों पर बजेगा या भूगोल मंत्री पर लोगों को होगी। और कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको यही यकीन है जैसा आपने अंतर को चुनाव लड़ाया, 22 चुनाव लड़ा था, 5 साल आराम से रहता अपने घर में आराम से चलिए, बाकी सब लोग देख रहे हैं। निकाय चुनाव में भले ही बड़े बड़े दिग्गज चुनावी मैदान में दमखम आजमाते हों, विकास के नाम पर वोट मांगते हों, लेकिन जब ग्राउंड जीरो की बात आती है तो कुछ छुटभैया नेता निकाय को भी पाकिस्तान का चुनाव बता देते हैं। वैसे अमित राणा एक मात्र नेता नहीं है जिन्होंने शहर की सरकार को भारत बनाम पाकिस्तान का चुनाव बताया, बल्कि बाराबंकी के विधायक एक कदम आगे बढ़कर इस चुनाव को हिंदू बनाम कसाई का बता दिए। हमेशा हिंदुओं की आस्था को छीन करने वाला कसाई हमारे आपके समीप चुनाव लड़ रहा है। तो इस चुनाव में हिंदू बनाम कसाई का चुनाव है। कसाई का हैदरगढ़ में कब्जा नहीं होना चाहिए। मैं आपको खुले मन से ये निवेदन करता हूँ, ये हाथ जोड़कर। बीजेपी विधायक दिनेश रावत हैदरगढ़ नगर पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांग रहे थे, और जब उन्हें बोलने का मौका मिला तो चुनावी समर में हिंदू मुसलमान का जहर घोल दिया। एक तरफ बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में हिंदू मुसलमान और भारत पाकिस्तान का मुद्दा गर्म हो रहा था, तो दूसरी तरफ बात वध करने तक पहुँच गयी। निर्दलीय चुनाव लड़ रहे बीजेपी से निष्कासित प्रत्याशी के पति के खिलाफ विवादित बयान दे दिया, जिस पर पलटवार भी हुआ। गदाधारी भगवान बजरंगबली नहीं होता, हर गदाधारी भगवान बजरंगबली नहीं होता, हर गदाधारी सुग्रीव नहीं होता। कुछ गदाधारी बाली जैसे अनैतिक अनाचारी ब्रह्मचारी भी होते हैं। कुछ गदाधारी भीम नहीं होते, सब भीम नहीं होते, कुछ दुर्योधन होते हैं। तो याद रखिएगा, इस समय जो गदा लेके घूम रहा है वो बाली है और उसका वध करना है। मेरे वध करने के पहले उनका वध हुआ जा रहा है और वो 13 तारीख को क्लियर हो जाएगा कि वध किसका होता है। तुम्हारे जैसे दलालों का वध होना चाहिए, मेरे जैसे समाज सेवियों का वध नहीं होना चाहिए। तुम दलाल थे, दलाल हो, दलाल रहोगे।
देखिए, मैं पुनः बता दूं कि अगर ऐसे घोटालों का आरोप लग रहा है तो ऐसे 100 घोटाले लूंगा जो जनहित में मुझे अच्छा लगेगा। कंबल बंटवाना, लोगों के लिए काम करना, रोड़े बनवा देना, अगर जनहित में मुझे अच्छा लगेगा तो ऐसी 100 अनियमितताएं करने के लिए अगली बार पुनः तैयार रहूंगा। निकाय के पहले चरण में भले ही विकास, कानून व्यवस्था, दंगा मुक्त प्रदेश और स्मार्ट सिटी के मुद्दे पर चुनाव प्रचार हुआ हो, लेकिन दूसरे चरण में एंट्री के साथ ही अब इस लोकल चुनाव में मुद्दा इंटरनेशनल हो गया है। भारत बनाम पाकिस्तान के साथ ही हिंदू बनाम मुसलमान की तरफ मुड़ गया है। खैर, बीजेपी के शीर्ष नेता इस बयानबाजी से ताल्लुकात नहीं रखते हों, लेकिन जब बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ओपी राजभर के बेटे और एसबीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण राजभर ने कहा है कि अखिलेश शिवपाल के एक साथ आने से निकाय चुनाव में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि शिवपाल यादव दिखावे में तो एसपी के साथ हैं, उनके लोग बीजेपी के साथ हैं। शिवपाल के जितने भी खास लोग हैं वो बीजेपी को ही जिताने में जुटे हैं। तो ये बड़ा बयान दिया गया है अनिल राजभर की तरफ से, अरुण राजभर की तरफ से। निगम सीटों पर कब्जा करने का दावा कर रही है। वहीं विपक्षी दल बसपा और सपा खुद की भाजपा से टक्कर बता रहे हैं। आपको कौन लगता है कि सबसे ज्यादा सत्ता पक्ष का टक्कर ले रहा है? देखिए, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सपा बसपा कहीं दूर दूर तक टक्कर में नजर नहीं आ रहे हैं। बीजेपी वास्तविकता अगर देखेंगे, पहले पूर्व के चुनाव देखिए, चाहे वर्तमान के चुनाव देखिए, शहरों में बहुत मजबूती से जीतती आई है। चाहे वो महापौर की देखेंगे, चाहे नगर निगमों में देखेंगे, या चाहे पार्षदों की संख्या, बड़ी संख्या उनकी रही है। हाँ, यह लोग भी अपने दाव आजमा रहे हैं, बाकी सभी दल दाव आजमा रहे हैं, लेकिन हमको लगता है कि सपा और बसपा और कांग्रेस से बड़ी पार्टी इस बार सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी बनेगी, और तीसरे नंबर की पार्टी जो थी अब वो दूसरे नंबर की पार्टी बनने जा रही है। आपको क्या लग रहा है? क्योंकि सपा बसपा कह रहे हैं कि इस बार भाजपा का सफाया करेंगे, क्योंकि मायावती ने मुस्लिम दलित कार्ड चला है और सपा ने सभी को सभी को टिकट दिए हैं, चाहे ब्राह्मण हो, मुस्लिम हो, क्षत्रिय हो, सभी धर्मों को टिकट बांटने, जिसका शहरी में ज्यादा वोट है। लेकिन इस बार आपको कौन लगता है बीजेपी को कोई पटकनी दे सकता है? देखिए, जिस तरह से मैं देख रहा हूं, इस समय राजनीति की परिस्थितियां बदल चुकी हैं। देश की राजनीतिक परिस्थिति और प्रदेश की राजनीतिक परिस्थितियां बदली है। और अगर देखेंगे, मुकाबले की बात करें जाए तो 2022 में भी समाजवादी पार्टी के नेता जिस तरीके से अति पिछड़ों के साथ धोखा किया, अगर ये धोखा नहीं किए होते, उनको राजनीतिक भागीदारी दी होते, तो आज उत्तर प्रदेश में हमारे गठबंधन की सरकार बनती। पूर्वांचल में आप देखेंगे, गाजीपुर हो, मऊ हो, बलिया हो, आजमगढ़ हो, बस्ती हो, अम्बेडकर नगर हो, एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला। दावा तो बहुत था विकास का, बहुत सारी चीजें थी, लेकिन परिस्थितियां क्या थी कि वहां एक गठजोड़ बहुत मजबूत बना। लेकिन जो समाजवादी पार्टी गठजोड़ करनी चाहिए 2024 के लिए, उस गठजोड़ में ममता बनर्जी को शामिल कर रहे हैं, केसीआर साहब को शामिल कर रहे हैं, केजरीवाल जी को शामिल कर रहे हैं, लेकिन वो सभी नेता, फारूक अब्दुल्ला साहब को शामिल कर रहे हैं। ये सभी नेता उत्तर प्रदेश में 10 वोट भी दिलाने की हैसियत में नहीं है। लेकिन जो हैसियत वाले नेता हैं, जो हैसियत वोट दिलाने की क्षमता है, जिसके पास 15% वोट है, 4% वोट है, 5% है, उन दलों को ये सब नजरअंदाज करें। तो ऐसा लग रहा है कि जो ये लोग 24 का सपना देख रहे हैं, ये अब 24 का न देख करके ये 32 का सपना देखें तो हो सकता है कुछ इनको हासिल हो। लेकिन अभी दूर दूर तक 2024 में कोई वैकेंसी नजर नहीं आ रही है कि ये बीजेपी का मुकाबला कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश की जनता इन लोगों के जैसे डर का एक जो माहौल पैदा किया था, एक भ्रष्टाचार का जो माहौल था, और एक जिस तरीके से लोगों के साथ भेदभाव, बाबा साहब अम्बेडकर ने सभी समाज को न्याय देने की बात किया, लेकिन जब सत्ता पूर्व की सरकारों को मिली थी तो न्याय नहीं दिया। और वर्तमान की सरकार में भी कुछ समाज को भी न्याय नहीं मिल रहे हैं। उन्हीं को न्याय दिलाने के लिए हमारी पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी संघर्ष कर रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि सपा और बसपा और कांग्रेस से बड़ी पार्टी 2024 में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी होगी। और वहीं